let's start the chapter Bill of Exchange. Yes, आपके लिए सब कुछ थोड़ा नया है बट इजी है। 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है और जो कि बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही इजी है। ओके, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्टिंग विद द चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, सो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है एक्चुअली? यस, क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज वो आज हम लोग क्लियर करेंगे। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स में क्यों लिया गया है वो भी आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन सब कुछ मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो पहले चलते हम लोग इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ओके, पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और इंट्रोडक्शन होने के बाद हम एक एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कि क्या होता है उसको। ओके, बहुत इजी है और बस खाली आप अपना ध्यान रखिए 2 मिनट और आपको ये चैप्टर जो है क्लियर एक बार हो गया तो उसके बाद जो भी उसके आगे की सम्स है वो इससे भी आपको इजी लगने लग जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बीओई इंट्रोडक्शन। द एबिलिटी ऑफ अ कस्टमर टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विस बिफोर पेमेंट। कस्टमर की एबिलिटी गुड्स और सर्विसेज लेने की बिफोर पेमेंट, पेमेंट करने से पहले ही गुड्स एंड सर्विसेज अगर कोई कस्टमर लेता है बेस्ड ऑन ट्रस्ट, किस पे? फेथ, फेथ पे लेता है, ट्रस्ट पे लेता है। ओके, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर ऑब्टेन एंड पेमेंट विल बी मेड इन फ्यूचर, इट इज नोन एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स व्हाट? फ्यूचर में पेमेंट करेगा वो। ओके, कहते हैं ना आज मोबाइल हम लोग लेते हैं, हम लोग मोबाइल लेते हैं 25,000 का, 30,000 का मोबाइल लेते हैं, क्या हम लोग एक साथ में पेमेंट करते हैं? बहुत कम रेयरली पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, बराबर। मतलब सामान पहले ले लेते हैं बट उसका जो पेमेंट है वो धीरे धीरे इन फ्यूचर करते जाते हैं। वैसे ही सेम हमारा गुड्स के अंदर है। ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से ही ये आजकल की जो बिजनेस है इतने ऊपर, उतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। ओके, क्रेडिट मोटिवेट्स द कस्टमर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द स्पेंडिंग। आज अगर मुझे 50 लाख रुपए का भी अगर उधार में माल मिल रहा है, सामान मिल रहा है, तो मैं आराम से लेके आ जाऊंगा। वही अगर बोले कि नहीं पेमेंट करके दीजिए तो मैं नहीं ला पाऊंगा। यस, धीरे धीरे जैसे जैसे बिकेगा वैसे वैसे मैं पेमेंट उसको करते जाऊंगा। यस, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दो आदमी हैं जिसका नाम, एक का नाम रख लेते हैं राम और दूसरे का नाम रख लेते हैं श्याम। ओके, तो राम का बहुत ही बड़ा एक मस्त सा एकदम फैक्ट्री था और कंपनी बोल सकते, बहुत बड़ा कंपनी था गुड्स का। तो श्याम जो था वो एक नॉर्मल दुकान वाला था। तो दुकान वाला था तो आया श्याम और राम के पास, तो राम के पास आके बोला मुझे गुड्स चाहिए। तो श्याम ने बोला राम ने बोला ठीक है गुड्स तो हम दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, गुड्स देने के लिए हम बैठे हैं, बोलिए कितने का चाहिए। तो मुझे बोला कि 10 लाख रुपए का। तो राम ने बोला ठीक है 10 लाख का भी दे देंगे। तो जब भी उसने बताया ये सामान चाहिए, सारा सामान निकाल के दे दिया। अब बात क्या आई उसके बाद, बात क्या आनी चाहिए आपके हिसाब से? यस, पेमेंट। विदाउट पेमेंट कोई गुड्स नहीं है, बरोबर। तो पेमेंट्स की जब जब बात आई तो क्या बोला राम ने, क्या बोला राम ने कि चलिए अभी आपका गुड्स तो मैंने निकाल के दे दिया गोडाउन से, अभी मेरा पेमेंट जो है वो कर दीजिए। ओके, तो श्याम बोला मेरे पास 10 लाख रुपए तो अभी फिलहाल नहीं है, मुझे आप जो है पैसे जो है मैं आपको बाद में ही दे पाऊंगा। तो राम ने बोला अच्छा ठीक है अभी इतने नहीं है, जितने हैं उतने ही दे दो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कितने दिन बाद दोगे। वो सारी की सारी बातचीत उन दोनों के बीच में चलती गई। ओके,
अच्छा, अभी बातचीत से तो कुछ होने से रहा, तो उन लोगों ने क्या आइडिया लगाया कि चलिए एक काम करते हैं, हम लोग एक बिल बना लेते हैं जिस पे आप मुझे साइन करके दे दीजिए कि मैं इतने महीने बाद आपको पैसे लौटा दूंगा। तो श्याम ने बोला कोई बात नहीं, बना लीजिए एक बिल। तो जो वो बिल बनेगा उन दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं BOE, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि वो फ्यूचर में पेमेंट करने वाला है, आज तो पेमेंट है नहीं, उसके पास पैसे ही नहीं आज। तो फ्यूचर में अगर वो पेमेंट करेगा तो उनके बीच में एक बिल बनेगा। बिल बनेगा तो बिल के अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये भी जरूरी है। यस, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी देर में। तब तक आगे चलते हैं हम लोग कि बिल्स ऑफ BOI क्या होता है, वो तो आप समझ गए BOE। अभी हम लोग समझेंगे आगे कि उसमें क्या होता है, वो कैसे बनता है, और उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं। ओके, फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें क्या फीचर्स क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज के? इट शुड बी इन रिटर्न। बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, ओके, ओरल नहीं होना चाहिए, इन रिटर्न होना चाहिए। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। उसको स्टैम्प भी होना जरूरी है। अगर उसके अंदर स्टैम्प नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो वो कुछ काम का नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज। वो जो बिल है वो किसी काम का नहीं है अगर उस पर स्टैम्प ना हो तो। इट मस्ट बी डेटेड, जिस दिन गुड्स लेके गया वो उस दिन का डेट होना बहुत जरूरी है। ओके, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डिनरी टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। बिल किसके लिए बना रहे हैं, क्या रीजन के लिए बना रहे हैं? फ्यूचर में पेमेंट करने वाला है, इसके रीजन से हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशंस के साथ ऑर्डर नहीं होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में, अनकंडीशनल ऑर्डर्स होने चाहिए सब। द अमाउंट मस्ट बी पेएबल ईदर टू अ सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर टू बेयरर ऑफ द बिल। अमाउंट जो है वो जो गुड्स लिए हो उसको पेमेंट करो, या उसने अगर बोला है कि किसी और को पे कर दो तो। ओके, इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, जो बिल बना रहा है उसका साइन होना बहुत जरूरी है। ओके, हम लोग अभी दुकान से भी अगर सामान लेने जाते हैं तो उन लोग फटाफट फटाफट बिल बनाते हैं, तो नीचे साइन करते हैं अपना, करते हैं कि नहीं करते, डेट डालते ऊपर कि कौन सी डेट को है। वैसे ये BOE है। ओके, सो पार्टीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, कितने लोग होते हैं, पार्टीज कितने पार्टीज होते हैं? यस, सो देर आर 3 पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 ही लोग होते हैं, 3 से ज्यादा कोई बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं होता है। अब 3 कैसे हो गए, एक तो लेने वाला एक देने वाला, 2 ही होता है, तो तीसरा बंदा कौन हुआ? यस, बताता हूँ तीसरा बंदा कौन है। पहला बंदा है ड्रॉवर। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज मेक्स द बिल एंड साइन ऑन इट। यहाँ पे ड्रॉवर कौन हो गया मेरे एग्जांपल में? राम की श्याम? राम। क्यों? बिल कौन बना रहा है? राम बना रहा है। सो राम इज अ ड्रॉवर। यस, सो राम इज अ ड्रॉवर। वो क्या करता है, बिल बनाता है और उसके ऊपर साइन करता है। और ही इज द क्रेडिटर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्रॉवर को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रेडिटर। ध्यान में रखना, ड्रॉवर और क्रेडिटर एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। सो ड्रॉवर एंड क्रेडिटर बोथ आर सेम। Who is entitled to receive the money from the debtors? वो पैसा लेगा किससे? ड्रॉवर पैसा किससे लेगा? जिसको सामान दिया ना, सामान दिया उसको क्या बोलेंगे हम? डेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे। फॉर द ड्रॉवर द इंस्ट्रूमेंट इज द बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मतलब पैसा रिसीव करना है, जब पैसा रिसीव करना है तो बिल रिसीवेबल करेंगे। यस, सिंस ही हैज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल। ओके, सो ड्रॉवर कौन हुआ? राम ड्रॉवर। क्यों? क्योंकि वही बिल बनाएगा, वही बिल पे साइन करेगा। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉवी। Drovey is the person on whom the bill is drawn. He has to accept the bill drawn on him. He is the debtor who has to pay money to creditor. For the Drovey, the instrument is his bills payable since he has to pay the amount of the bill.
क्लियर है? ड्रोवी कौन हो गया मेरे एग्जाम्पल में? श्याम ड्रोवी हो गया। क्यों? क्योंकि वो सामान लेके गया। जब वो सामान लेके गया तो वो उसको बिल भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई मैंने बिल बनाया, राम ने बिल बनाया होगा, तो शाम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना बिल, क्योंकि पेमेंट अभी कर नहीं रहा है। तो एक्सेप्ट करेगा। कौन सा बिल एक्सेप्ट करेगा? जो ड्रोन बाय ड्रोवर, ड्रोवर ने बनाया है। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग डेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। और वो पे करेगा पैसा किसको? क्रेडिटर को, ड्रोवर को। ओके। और उसको हम नाम देंगे बिल्स पेएबल। पेमेंट पे करते ना, लो पेमेंट कर रहा हूं मैं, पे कर रहा हूं मतलब पैसे जा रहे हैं, बरोबर। सो बिल्स पेएबल सिंस ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल। ओके। अब थर्ड बंदा कौन है? दो बंदे तो चलो ठीक है, तीसरा बंदा कहां से आया अभी कहानी में? देख लेते हैं। पे इज द पर्सन टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड। अभी देखिए राम और श्याम तो दो बंदे थे ही। एक बंदा था करण करके, ठीक है। तो राम श्याम के बीच में गुड्स लेन देन हुआ। तो राम ने क्या कहा कि ये जो मेरा बिल है, पेमेंट है, एक काम करना, मुझे मत करना, मेरे बदले करण को पेमेंट कर देना। ओके। सो करण कौन है इस कहानी में? तीसरा बंदा है ना। उनके बीच में कुछ लेने देने, वो तीसरा बंदा है। जो तीसरा बंदा होगा वो होगा पेई। जो थर्ड पर्सन होगा वो होगा पेई। ओके। हो सकता है ड्रोवर के बीच में उनके लेन देन कुछ बाकी हुए होंगे, इसके लिए शायद वो डायरेक्टली पेमेंट करण को ही करवा रहा हो। ओके। कुछ भी पॉसिबिलिटीज है इसमें। यस। सो देर आर थ्री पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन से? ड्रोवर, ड्रोवी एंड पे। कंटेंट और फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कंटेंट और फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला डेट। सबसे पहला डेट होना जरूरी है कि किस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ वो डेट होना कंपलसरी है। The date on which bill has been drawn must be written at the top right hand corner below the address of the drawer. Date of bill is essential for calculation of maturity date. A bill without date has no meaning. Okay? So, डेट को हम लोग राइट हैंड साइड में ऊपर एड्रेस के नीचे लिखना है डेट। और क्यों लिखना है? क्योंकि हमें वो डेट से कैलकुलेशन करेंगे। अगर सामने वाला शाम ने कहा है कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो 2 महीने कौन से डेट से पता तो होना चाहिए, इसके लिए वहां पे डेट लिखना बहुत जरूरी है। ओके। सेकेंड इज टर्म। टर्म मीन्स टाइम, डेज, मंथ्स, कि कितने टाइम के बाद, कितने मंथ्स के बाद वो पेमेंट करेगा। ओके, दैट इज टर्म। टर्म ऑफ बिल मस्ट बी स्पेसिफाइड इन मंथ और इन अ डेज। या तो मंथ में स्पेसिफाइड होना चाहिए या डेज में होना चाहिए। ओके। थर्ड इज अमाउंट। Amount of a bill figure should be specified below the stamp and amount in words must be specified in the body of the bill. So amount कितनी जगह लिखना है? 2 जगह अमाउंट हम लोग को लिखना है। कहाँ कहाँ लिखना है? एक तो इन वर्ड्स में लिखना है और एक इन फिगर्स में लिखना है। कहाँ कहाँ लिखना है हम फॉर्मेट में भी देख लेंगे और इसमें भी आप देख लीजिए। एक तो लिखना है स्टैम्प के नीचे, ओके, और एक कहाँ लिखना है? जो हमारा बॉडी जो कंटेंट रहेगा उसके अंदर लिखना है। Stamp of proper value according to Indian Stamp Act 1889 should be fixed. अगर स्टैंप नहीं होगा तो वो बिल को इलीगल माना जाएगा, वो लीगली बिल नहीं होगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हम। अगर कल को शाम ने मना भी कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दूंगा, खैर हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं, तो हम अगर वहां पे स्टैंप नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो स्टैंप इज रिक्वायर्ड। ओके। थर्ड इज पार्टीज। पार्टीज मीन्स कितने पार्टीज है हमारे? 3 पार्टीज है। नेम ऑफ द ड्रॉवर होना चाहिए, ड्रॉवी होना चाहिए, पेई अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 2 जन। अगर पेई भी है उसमें तो पेई का भी नाम एड्रेस होना चाहिए।
एंड देयर एड्रेस मस्ट बी मेंशन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो तो इन तीनों का नाम, एड्रेस, सब कुछ होना चाहिए। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, फॉर वैल्यू रिसीव्ड जो है हमारा कंटेंट है, उसके अंदर लिखना कंपलसरी है। अगर फॉर वैल्यू रिसीव्ड नहीं लिखोगे तो वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ड्रॉवर इज टर्म्ड एज अ ड्राफ्ट, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू ड्रॉवी ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर राम अगर बिल ड्रॉ कर रहा है, अगर श्याम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। अगर श्याम बोलेगा ठीक है मुझे दो, वो देखेगा और उसके ऊपर साइन कर देगा कि ठीक है हमारे बीच में इतना लेन देन है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेप्टेंस। When Roy signs with his name along with date across the face of the bill with the word accepted, अगर वो नाम अपना लिख के, एड्रेस लिख के, साइन करके वहां पे एक्सेप्टेड नहीं लिखेगा, तब तक वो बिल को एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। ओके, वहां पे एक्सेप्टेड वर्ड होना जरूरी है जो को ड्रॉवी को लिखना है। बिल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड दिस एक्ट ऑफ ड्रॉवी इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तभी बोला जाएगा यस ये बिल का एक्सेप्टेंस हुआ है, वरना नहीं। ओके, सो ड्रॉवी कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द एक्सेप्टेंस। जब तक वो एक्सेप्टेंस जाम नहीं कर रहा है तब तक वो लायबल नहीं है कोई भी पेमेंट के लिए। हाँ, एक बार पेमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लिया तो उसको कैसे भी करके उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओनली ऑन एक्सेप्टेंस ड्राफ्ट बिकम अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर एक्सेप्टेंस कर लिया जाए तो ही उसको हम पूरे को बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग हुआ तो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं एक परफॉर्मा कि कैसे फॉर्मेट क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। ये एटलीस्ट एग्जाम में आता है जो कि 5 मार्क्स का आता है और सबसे इजी रहता है और इसमें बच्चे सब स्कोर करते हैं। लास्ट ईयर 5 मार्क्स का आया था। अब दिस ईयर देखते हैं हम लोग क्या पेपर पैटर्न होता है, उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। बट बहुत इजी है। 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का भी है, क्यों छोड़ने का जब इतना इजी है, इतना आसान है। तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ रेडीमेड दिया रहेगा, आपको खाली पुट करना है इसके अंदर। क्या करना है हमें? पहले हमें एक बॉक्स बनाना है। ओके, बॉक्स कैसे बनाना है? ऊपर की लाइन और साइड की लाइन दोनों खींच के बॉक्स बना लेना है। नीचे की लाइन पहले मत खींचना, वो लास्ट में खींचना है। लास्ट में क्यों खींचना है मैं बताता हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड में स्टेम का एक छोटा सा बॉक्स बनाओगे स्क्वायर का, और उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा लंबा रेक्टेंगल बॉक्स बनाओगे और उसमें अमाउंट इन फिगर्स, जो अमाउंट जो दिए रहेंगे वो फिगर्स में लिखना है। राइट हैंड साइड में टॉप में सबसे पहले ड्रॉवर का नेम आना चाहिए, फिर उसका एड्रेस आना चाहिए, और यहाँ पे एड्रेस के नीचे डेट आना चाहिए ड्रॉवर का कि किस दिन वो गुड्स का ट्रांजेक्शन हुआ, वो डेट आना चाहिए। उसके बाद पीरियड ऑफ अ बिल, कितने दिन के लिए, 60 डेज हुआ, 2 मंथ्स हुआ, जो भी है 60 डेज आफ्टर डेट। ये आप चेंज नहीं कर दोगे, आप खाली इतना ही चेंज करोगे, ये फिक्स रहेगा। आफ्टर डेट पे मिस्टर और मिसेस, मास्टर जो भी है उसका नाम लिखोगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ ए पेई, अगर पेई है तो पेई का लिखोगे, अगर पेई नहीं है, अगर पेई नहीं है तो क्या लिखोगे? पे टू मी और माय ऑर्डर। और अगर पेई है तो पे टू दैट पर्सन और हीज और हर ऑर्डर। द सम ऑफ रुपीज लिखना कंपलसरी है, और जो अमाउंट दिया है, सपोज 20,000 दिया है तो 20,000 का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पे 20,000 इन फिगर्स लिखना है आपको। ओके, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड कंपलसरी है। जो आपको ये डैश डैश दिया है ना वो चेंज होगा, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को लिखना है। बट जो बाकी जो लिखा है ना, आफ्टर डेट और हीज और हर ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ये सारा कंटेंट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? जस्ट जैसे हमारा एंड होता है वहां पे नीचे लिखोगे टू, टू करके ड्रोवी का नाम, ड्रोवी का एड्रेस। ओके, और यहाँ पे जो ड्रोवी है यहाँ पे लिखेगा वो एक्सेप्टेड, यस आई एम एक्सेप्टिंग दिस बिल। ड्रोवर ने जो बिल बनाया है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सो एक्सेप्टेड।
ड्रॉवी का नाम, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी एंड डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सेप्टेड, जिस दिन वो एक्सेप्ट कर रहा है उसका डेट लिखना है। सब कुछ रेडीमेड दिया रहेगा, हमें खाली पोस्टिंग करना है ऐसा फॉर्मेट बना के। और यहाँ पे जो आपको ये एक्स्ट्रा लाइन दिखी है वो यहाँ पे आएगा साइन, किसका सिग्नेचर आएगा, ड्रॉवर्स का सिग्नेचर आएगा विथ हिज और हर नेम। ओके, सो ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली जो अंडरलाइन है वो हम लोग खींच लेंगे। अगर पहले अंडरलाइन खींच लूँ तो मेरे को पता नहीं चलेगा ना कि कितने लाइन तक लंबा जाएगा वो। ओके, तो इसके लिए नीचे वाली लाइन है वो हमेशा एंड में ही खींचने का। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। और वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक द चैनल। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे जल्द ही। बस आप जरा सब्सक्राइब कीजिए ताकि तुरंत आपको मालूम पड़ सके कि सेकेंड वीडियो जो इसका है आप तक पहुंच गया हो। ओके, सो चलिए, थैंक यू सो मच। चलो बाय।